हेलो बच्चों, क्या हाल है सभी के। तो आज हम लोग अपनी सुपर 30 सीरीज के अंदर हम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस को हमने लेना है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है अपनी सुपर 30 सीरीज का, है ना। तो चलो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके डायरेक्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका केमिकल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कब होगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम होता क्या है तो ये समझते हैं। तो हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन होती है। सपोज एक A प्लस बी से आपको C प्लस डी मिल रहे हैं, ठीक है। और एक इस टाइप की रिएक्शन A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस डी। तो देखो इसमें A की तरफ एरो दिखाई दे रहा है, तो मतलब इट इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इसमें एरो देखो आधा आगे भी दिख रहा है, पीछे भी दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और हमारा ये वाली रिएक्शन टारगेट है इस चैप्टर के अंदर। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है, ठीक है। पहली बात समझ आई कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, जो दोनों डायरेक्शन में चलती है। मतलब A प्लस बी से C प्लस डी भी बन रहा है और C प्लस डी से वापस A प्लस बी भी बन रहा है। पर इस वाली रिएक्शन में केवल C प्लस डी मिल रहा है आपको, A प्लस बी वापस नहीं मिलता इसमें। पर रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हमें C प्लस डी भी मिलता रहता है और A प्लस बी भी मिलता रहता है, ठीक। कैसे मिलता है वो सब आगे आती रहेगी कहानी। और इसी टाइप की रिएक्शन के अंदर क्या एस्टैब्लिश होता है, आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। तो सबसे पहली बात कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम क्या होती है, इट इज अ स्टेट। इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इट इज अ स्टेट एट विच द concentration of reactant or product do not change with time, do not change with time, ठीक है। मतलब एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो फिक्स्ड हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है और वो टाइम के साथ चेंज नहीं करती है। उसी स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, ये वाली रिएक्शन में ले रहा हूं A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस डी। ये आपके पास था, सपोज ग्राफ बनाता हूं इसको। देखो इनिशियल में A प्लस बी प्रेजेंट होगा, इस एक्सिस में कॉन्सेंट्रेशन होगी, कॉन्सेंट्रेशन लिख देता हूं इसको, और इस एक्सिस में मैं टाइम ले रहा हूं, टाइम आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखो इनिशियल A प्लस बी प्रेजेंट होगा तो A प्लस बी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो समय के साथ, टाइम के साथ क्या होगी, कम होते रहेगी। और C प्लस डी इनिशियल क्या होगा, 0 होगा, तो C प्लस डी यहाँ से स्टार्ट होगा। टाइम के साथ क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा आई वजन में। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये भी फिक्स्ड हो जाएगा और ये भी फिक्स हो जाएगा। तो देखो फिक्स्ड हो गया मतलब कांस्टेंट हो गया, तो ग्राफ क्या आता है कांस्टेंट का, स्ट्रेट लाइन। तो दोनों के लिए क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन। और इसी पोजीशन को या इसी इंस्टेंट को हम बोलते हैं कि उसने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी, C की या D की बोल सकते हो, और ये वाली कॉन्सेंट्रेशन किसके लिए बोल सकते हो तुम, A के लिए या फिर B के लिए बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो स्टेट अचीव कर रहा है इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जिसमें अब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। ना तो C और D मिल रहा है हमें, ना ही A और B वापस मिल रहा है, ठीक है। तो इसी स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में होता क्या है, रेट जो फॉरवर्ड रिएक्शन का होता है वही किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसको लिख देता हूं। तो इसके अंदर क्या होता है हमारा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाता है आपका, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आपके बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। इतनी बात समझ आ गई। ये होती है इक्विलिब्रियम की कहानी, ठीक है। तो देख लो ये मेन चीज है। तो क्या ऑप्शन है, रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो नहीं होते, पहला तो नहीं हो सकता। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल, यस। सो आपका आंसर हो जाएगा बी, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। एक चीज और बता देता हूं इसमें, जब हम केसी लिखते हैं, जो हमारी रिएक्शन थी, ये थी हमारी रिएक्शन ए बी रिवर्सिबल C प्लस डी, ठीक है। सपोज इसके आगे कोफिशिएंट होंगे, इसके आगे A होगा, इसके आगे B होगा, इसके स्मॉल c स्मॉल d, ठीक है। तो इसका केसी कैसे लिखा जाता है, केसी इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी को क्या बोलते हैं, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस करने का क्या तरीका होता है, एक्सप्रेस करने का तरीका है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को यहाँ पर लिखो, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू दी पावर देयर कोफिशिएंट। तो C की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू दी पावर कोफिशिएंट क्या इसका, C इंटू D की पावर D डिवाइड बाय A की पावर A
और b की पावर b। ठीक है, इस तरीके से हम Kc को लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये जो होने चाहिए इनकी स्टेट्स हमेशा क्या होनी चाहिए, आपकी गैसेस होनी चाहिए या लिक्विड होनी चाहिए। जो स्टेट्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, गैसियस होनी चाहिए या फिर लिक्विड नहीं, एक्वस होनी चाहिए। जो गैसेस और एक्वस स्टेट में होगा उसी को हम एक्सप्रेशन में लिखेंगे। अगर बाय द वे कोई सॉलिड और लिक्विड मिल जाए तो उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, कोई अगर बाय द वे एक ही स्टेट क्या होती है, लिक्विड या सॉलिड होती, तो इसको यहाँ नहीं लिखता मैं। आई बात समझ में, केवल उन्हीं कंपोनेंट्स को लिखना है जिनकी स्टेट क्या होगी, या तो गैसेस होगी या तो एक्वस होगी, व्हाइल राइटिंग Kc। इतनी बात समझ आ गई। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो रहती है कांस्टेंट। ठीक है, बाकी डिटेल जो वीडियो है वो आपको चैप्टर्स के अंदर मिल जाएगी, डिटेल्स वीडियो। फिलहाल हमारा टारगेट है बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना, तो मैंने बता दिया आप लोगों को क्या ध्यान रखना है। जब भी Kc लिखोगे कंपोनेंट्स को चेक करना है। कंपोनेंट्स अभी मैं मान के चल रहा हूँ, कुछ नहीं गिवन है तो मान के चलता हूँ कि एक्वस या गैस होगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं गिवन था तो मैंने मान लिया कि एक्वस या गैस होगा, तो हम लिखेंगे। अगर बाय द वे ये सॉलिड होता तो मैं यहाँ C नहीं लिखता, ये नहीं लिखता, क्योंकि ये सॉलिड है। सॉलिड और लिक्विड वालों को नहीं लिखना है। आई बात समझ में। ये लिक्विड होता तो इसको भी नहीं लिखता, तो तब क्या आता है मेरा 1/this थिंग आ जाती है। ठीक है, फिलहाल कुछ नहीं है, तो फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ सब हमारा गैसेस है, तो फिलहाल मैं सबको लिख रहा हूँ C D की पावर D। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट कहानी है, ध्यान रखना। तो ये Kc को एक्सप्रेस करने का तरीका हो गया, साथ ही साथ Kc को बोलने का भी तरीका होता है। Kc होता क्या आपका, यू कैन से दैट इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, अगर आप निकालोगे तो ये क्या आएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आई बात समझने, रेट निकाल लिख सकते हो इसको, मतलब Kf/Kv ऐसा बोला जा सकता है इसको। ठीक है, रेट कांस्टेंट, क्योंकि इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, डेफिनेटली पूरा एक रेट ही है। लॉ ऑफ मास एक्शन आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट ऑफ, या डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ Kf/Kv, ये भी आपका एक तरीका है Kc को बोलने का। Kc इक्वल्स टू, या तो ऐसे इस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं, और रेट कांस्टेंट की टर्म्स में भी हम Kc को बोल सकते हैं। Kc क्या होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है इतना? ठीक है, तो आगे हम यूज करते रहेंगे इन सब चीजों को, तो ध्यान रखना आपके। नाउ हमारा है अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन 2 कहता है 120 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 5 लीटर सॉल्यूशन। 120 ग्राम यूरिया लिया है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है जानते हो आप, NH2CO NH2। कितने के अंदर, 5 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। 5 लीटर सॉल्यूशन के अंदर एक्टिव मास, यस, इस बार क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है आपको एक्टिव मास क्या होगा। ठीक है, एक्टिव मास क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि एक्टिव मास होता क्या है, तो एक्टिव मास वो क्वांटिटी होती है कॉन्सेंट्रेशन का, या वो पार्ट होता है, या वो फ्रैक्शन होता है, कुछ भी बोल सकते हो, जो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन के अंदर, विच इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन। ठीक है, पार्ट लिख देता हूं, पार्ट या फ्रैक्शन ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पूरी डेफिनेशन लिखी दी है। चलो, पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो भी होगा उसका वो पार्ट विच इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसी को एक्टिव मास बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा लिमिटिंग रीजन के अंदर A+B, सपोज C+D बन रहा है। अगर सपोज इसके 10 मोल है, इसके 5 मोल है, तो अब ये जरूरी नहीं होता कि इसके 10 के 10 मोल या इसके 5 के 5 मोल रिएक्शन में खर्च हो जाए। ठीक है, हम लिमिटिंग रीजन निकालते हैं, तो याद करो, अगर बाय द वे मेरा लिमिटिंग रीजन ये आएगा, मतलब लिमिटिंग रीजन अगर बाय द वे ये है, तो ये पूरा का पूरा खर्च होगा ना। लिमिटिंग रीजन क्या होता है, विच कंज्यूम फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो लिमिटिंग रीजन अगर ये होगा तो ये पूरा खर्च होगा। तो अगर ये बाय द वे पूरा खर्च होगा तो 5 पूरा का पूरा खर्च होगा, पर ए का बताओ 10 मोल था, पर 5 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 5 ही के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो इसका जो 5 होगा, दिस इज द एक्टिव मास। आई बात समझ में। मास क्वेश्चन के अंदर या अमाउंट क्वेश्चन के अंदर 10 मोल गिवन था, पर पार्टिसिपेट कितना कर रहे हैं, केवल 5 ग्राम या 5 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी बोलो, दैट इज द एक्टिव मास, जो विच इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन। क्लियर। और इसको निकालने का तरीका एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। ये सिंपल इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन। अगर कहो क्या है ये आपकी, इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन, ये आपकी एक कॉन्सेंट्रेशन है।
कौन सी वाली, मोलैरिटी वाली। तो मोलैरिटी क्या होती है, इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोल पर लीटर। बस ये होता है एक्टिव मास निकालने का फॉर्मूला। मोल पर लीटर मतलब समझते हो तुम, मोलैरिटी। तो एक्टिव मास कहीं पर भी पूछा आपको निकालने को, डायरेक्ट मोलैरिटी निकाल दो, मोलैरिटी। तो ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला आप जानते ही हो। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये होता है। वेट क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको 120, और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो निकालोगे इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 60 ग्राम पर मोल आएगा। मॉलिक्यूलर वेट 60 पुट करो, और वॉल्यूम कितना क्वेश्चन के अंदर गिवन है, देखो 5 गिवन है, तो 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे, 0 से 0, 6 2 2/5 दैट इज 0.4। तो आपका एक्टिव मास आ जाएगा इसका 0.4। आगे बात समझ में। तो कभी भी आपको एक्टिव मास निकालने के लिए बोला जाएगा तो डायरेक्टली आप क्या निकाल दो, मोलैरिटी निकाल दो। तो मोलैरिटी होती है मोल्स पर लीटर, वही फॉर्मूला होता है आपका एक्टिव मास का। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 बोल रहा है आपको राइट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी के लिए एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। पहला है रिएक्शन CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, रिवर्सिबल CaCO3 सॉलिड। तो जरा बताओ, केसी के लिए मैंने बोला था कौन कौन से टर्म्स को लेना है, केवल गैसेस और एक्वस वाले को लेना है, सॉलिड लिक्विड को इग्नोर करना है। तो देखो प्रोडक्ट में कुछ लोगे क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ सॉलिड है तो इस तरफ क्या हो गया 1 डिवाइड बाय, ये लोगे क्या, नहीं, क्योंकि ये सॉलिड में है। ये लोगे क्या, हाँ, क्योंकि ये गैस में है। इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, केवल इसको लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा CO2, और इसकी पावर क्या होगी, तो देखो कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो कुछ नहीं होगा, तो यही आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। बी है N2 प्लस 3H2 2NH3, ये है आपके पास। तो देखो ये गैस है, इसको भी लेंगे, गैस है, इसको लेंगे, इसको भी लेंगे, तो तीनों को ही लेंगे। तो केसी क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन NH3 रेज टू दी पावर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 पावर में चला जाएगा 2। N2 को भी लेना है, पावर क्या है, कोफिशिएंट क्या है 1, तो पावर में 1, और H2 का क्या है 3, तो ये हो जाएगा। तो इसके लिए केसी ये हो जाएगा, इसके लिए केसी ये हो जाएगा, ठीक है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो गैसेस और एक्वस वाले टर्म होंगे केवल उन्हीं को लिखेंगे, लिक्विड और सॉलिड वाले टर्म्स को नहीं लिखेंगे, ठीक है। नॉट ओनली दिस, कहीं पर भी इक्विलिब्रियम की नंबर ऑफ मोल्स की, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स की बात होगी तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी इस तरह के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, इन अ केमिकल रिएक्शन द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मतलब Kp गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 7.5 × 10⁻⁴ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc गिवन है 1.5। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आपको Kf निकालना है। तो सीधी सी बात है, अभी फॉर्मूला बताया, Kc को क्या लिख सकते हैं, इट इज Kf डिवाइड बाय Kb भी बोल सकते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अभी बोला था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो Kf आपको निकालना है, Kf निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Kc इंटू Kb करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, Kc क्वेश्चन में गिवन है 1.5, Kb भी गिवन है 7.5 × 10⁻⁴। आई बात समझ में, इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट हट गया तो कितना बच गया 15 × 75, कितना होता है 1125, ठीक है। 1125 डिवाइड बाय 100 10⁻⁴। अब 2 0 है, 2 0 है, लगा दो, कितना आ जाएगा 11.25 × 10⁻⁴, तो ये आंसर हो जाएगा। या फिर एक पॉइंट और आगे शिफ्ट कर दो, 1.125 इंटू पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो -4 क्या बन जाएगा -3, तो ये भी आंसर बोल सकते हो, ठीक है। जो भी ऑप्शन में आपको गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर अपना पॉइंट को आगे पीछे हम कर सकते हैं, क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बोलते हैं, रिएक्शन दे रखी है आपको 2A रिवर्सिबल B + C, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ABC, सबकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है इक्विलिब्रियम के अंदर। Kc, सबसे पहले इसके लिए Kc लिखो, तो Kc कैसे लिखोगे, देखो कुछ भी नहीं गिवन है तो मान के चलेंगे हम एक्वस या गैसेस होगा, मतलब सबको कंसीडर करेंगे। BC डिवाइड बाय A का क्या कोफिशिएंट है 2, तो 2 पावर में चला जाएगा 2 स्क्वायर। B की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपको कितनी 1 ×
10 की पावर -4। सी की कॉन्सेंट्रेशन दे देगी कितनी 4.5 इंटू 10 की पावर -4 और ए की कॉन्सेंट्रेशन दे रही है आपको कितनी 3 इंटू 10 की पावर -4। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और आंसर निकाल दो। कितना रहेगा 4.5, यहाँ 3 बचेगा -4 से, चलो ये -4 से -4 कैंसिल आउट, ऊपर कितना बचा 10 की पावर -4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सपोज 0 आ गया तो कितना आएगा ये, इसको 6 हो जाएगा, 5 9 जा हो जाएगा, समझ लो 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 को क्या लिख सकते हो तुम भाई 3/2 इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 पॉइंट, गलत तो नहीं हुआ कुछ, 4.5 ठीक है, 5 6 जा हो गया, 5 9 जा हो गया, 3 2 जा 3 3 9 ठीक है। तो 1 पॉइंट कितना आएगा 10 बचेगा, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -4। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? तो पॉइंट आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा ये आपका, अच्छा सॉरी गलती होगी, यहाँ पर देखो स्क्वायर है, ये हमने छोड़ दिया, क्वेश्चन गलत बन जाएगा आपका पूरा, ध्यान रखना इस चीज का। चलो फिर से मिट कर देते हैं, -4 हो गया, ये स्क्वायर था, देखा गलती क्या हुई हमसे, ए का स्क्वायर है, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 3 इंटू 10 की पावर -4, तो इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, हमने डायरेक्टली ये लिख लिया था, ठीक है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है, कोफिशिएंट क्योंकि 2 था तो स्क्वायर गया, तो इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 10 की पावर -4 इंटू 4.5 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 9, और 10 की पावर -4 का स्क्वायर करोगे तो 2 बार आ जाएगा, इन दोनों से दोनों कट गया तो कितना बच गया आपका 4.5 डिवाइड बाय 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 0 हो जाएगा, 5 9 5 1 जा 5 40 हो जाएगा, 5 8 जा हो जाएगा, और 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो कितना आ गया 1/2 दैट इज 0.5, तो 0.5 दिख रहा है, यस 0.5, ठीक है ठीक है। तो यानी गलती मत करना, यहाँ पर स्क्वायर है तो पूरा स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको, इस ए की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, तो 2 बार स्क्वायर कर दिया उसको, तब सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये है आपके 5 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपकी बोर्ड में आ गए, ऑलरेडी हम 5 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, 4.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन and iodine heated in 10 liter vessel at equilibrium 3 mole of HA were formed. The Kc is okay. तो आपको रिएक्शन दे रखी है H2 plus I2 रिवर्सिबल 2HA। कैसे करोगे आप लोग, हमने अभी Kc के क्वेश्चन ऑलरेडी करे हैं, तो चलो मैं करके बताता हूँ। तो Kc लिखोगे आप, इसका Kc सबसे पहले लिखना समझ, तो सब गैस में, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, तो तीनों को ही लेंगे हम Kc के एक्सप्रेशन के अंदर। तो क्या होगा HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2, कोफिशिएंट 1 है तो 1 ही रहेगा, I2 कोफिशिएंट 1 है तो पावर 1 ही रहेगी, इसका कोफिशिएंट 2 था इसलिए स्क्वायर से ला गया। और HA की वैल्यू क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये 3 का स्क्वायर, और H2 और I2 कितना रहेगा 4.5, और I2 भी कितना रहेगा 4.5। तो तुम इस तरीके से सॉल्व करोगे, इसको ऐसे ही करोगे, पर अगर तुमने ऐसे ही करा तो ये हो जाएगा तुम्हारा गलत, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अब सवाल है क्यों सर, टेस्ट कर गलत क्यों होगा, पिछले क्वेश्चन में तो हमने ऐसे ही करा, हमने डायरेक्ट Kc का एक्सप्रेशन लिखा और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, यहाँ पर भी ये करा, हमने Kc का एक्सप्रेशन लिखा, HA की वैल्यू ये थी और H2 और I2 की वैल्यू ये थी, हमने सब्स्टिट्यूट करी, तो गलत क्यों हुआ? तो गलत इसलिए हुआ, क्यों हुआ जरा देखो ध्यान से, ठीक है। ऐसे तब करें क्योंकि पिछले क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यू गिवन थी इक्विलिब्रियम में, पिछले क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यू गिवन थी इक्विलिब्रियम में, यहाँ पर केवल एट इक्विलिब्रियम 3 मोल ऑफ HA, मतलब यहाँ पर केवल HA की वैल्यू गिवन है इक्विलिब्रियम में, और 4.5 मोल इक्विलिब्रियम में गिवन नहीं है, मतलब ये इनिशियल वैल्यू गिवन है। आई बात समझ में, दिस इज द इनिशियल वैल्यू, इक्विलिब्रियम में केवल ये वैल्यू थी, और जो हम Kc लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं, हम इक्विलिब्रियम में लिखते हैं, तो उसके अंदर हम केवल इक्विलिब्रियम वैल्यू पुट कर सकते हैं, बाकी वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो सबसे पहले मुझे H2 और I2 की इक्विलिब्रियम में वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके मैं उस एक्सप्रेशन में पुट कर सकता हूँ। आई बात समझ, सबसे पहली बात समझे कि गलती होने की क्या चांसेस है इस क्वेश्चन के अंदर जल्दीबाजी में। ओके, तो सबसे पहले बात समझ लो, Kc तो यही हुआ, क्या हमारा क्या होगा, HI का कोफिशिएंट है 2 तो पावर में चला जाएगा स्क्वायर H2 और I2, पर इसमें हम वही वैल्यू पुट करते हैं जो इक्विलिब्रियम में होती है। इस क्वेश्चन में H2 एंड I2 की वैल्यू इक्विलिब्रियम में नहीं है, केवल HI की वैल्यू है, तो HI को पुट कर सकते हैं, पर
H2 और I2 को अगर तुम 4.5 पुट करोगे तो गलत होगा, तुमने पीछे देख लिया है। क्लियर? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अब सवाल ये है, तो देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसा बता रहा हूँ वैसे ध्यान से सुनो और वैसे ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप करोगे। 4.5 मोल हाइड्रोजन है, तो जो भी गिवन है उसको सबसे पहले लिखो। ये 4.5 गिवन है, ये भी कितना 4.5 गिवन है, और इनिशियली ये क्या होगा, 0 होगा। कितना होगा? तो सबसे पहले जो गिवन है इनिशियली वो लिख दिए। रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब देखो इसके आगे क्या लिखा है, 1 लिखा है। अब चेंजेस होंगे कुछ, इक्विलिब्रियम में अचीव करने से पहले कुछ चेंजेस होते हैं, तो चेंज को मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, अब कितना चेंज होगा, तो जो इसका कोफिशिएंट है उतना लगा दो। तो कितना कोफिशिएंट है 1, तो इसमें x चेंज होगा, इसमें भी कितना चेंज होगा, कोफिशिएंट कितना है, x चेंज होगा, और इसमें कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसका चेंज क्या होगा, 2x चेंज होगा। आई बात समझ में? सेकंड स्टेप। और एक चीज और, ये दोनों रिएक्टेंट है घटेंगे और ये प्रोडक्ट है बढ़ेगा, तो रिएक्टेंट की साइड माइनस लगा दो और प्रोडक्ट की साइड प्लस लगा दो, बस इतना ध्यान रखो। जो फिर से बोल रहा हूँ, जो इनिशियल था वो लिख दिया, उसके बाद चेंजेस के लिए क्या करो, कोफिशिएंट चेक करो। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो -x, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो -x। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट साइड है। इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2x कर दिया, प्लस लगा दिया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करके लिख दो, तो 4.5 माइनस x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4.5 माइनस x, और ये क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x। आई बात समझ में? तो ये जो वैल्यू होती है, दिस वैल्यू इज इन इक्विलिब्रियम, ये वैल्यूज होती हैं आपकी इक्विलिब्रियम में जो आप इनको ऐड करके लिखते हो। ठीक है, और अब देखो आप क्वेश्चन के अंदर गिवन है एट इक्विलिब्रियम 3 मोल ऑफ HI फॉर्म। तो HI का मतलब इसका कितना मोल मिल रहा है, 3 मोल। मतलब आपको बोला है कितना मिल रहा है, आपको 3 मिल रहा है। तो जरा देखो ऐसे x की वैल्यू हो जाएगी, तो 2x कितना होगा 3, तो x कितना होगा 3/2 करोगे तो 1.5 आ जाएगा। x आपका आ गया 1.5। क्लियर है सबको? क्योंकि ये बोला आपको ये कितना मिल रहा है इक्विलिब्रियम में, 3 मिल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रहा। तो 2x इक्विलिब्रियम में ही था, ये किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, तो 2x = 3, तो x कितना आ गया 1.5। बस अब x की जैसी वैल्यू है तो ये और ये वैल्यू निकल सकती है, H2 I2 की और H2 की वैल्यू इक्विलिब्रियम में निकल जाएगी। पुट करो तो 4.5 माइनस x कितना है 1.5 करोगे कितना आएगा 3 आ जाएगा आपका। सिमिलरली यहां पुट करोगे 4.5 माइनस सेम ही चीज है 1.5, तो ये भी कितना आ जाएगा 3 आएगा। मतलब 3 और जो 3 है इसको हटा देते हैं 0.0 को, तो जो 3 वैल्यू है यही H2 और I2 की कहां पर है, इक्विलिब्रियम में है। और इसकी वैल्यू HI की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, कितनी ऑलरेडी गिवन है आपको, 3 मोल ऑलरेडी गिवन है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये सब काम हमने इसलिए करा ताकि हमें H2 और I2 की इक्विलिब्रियम वैल्यू पता चल जाए। अब हम इसको पुट कर सकते हैं, HI की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है इक्विलिब्रियम में कितनी 3, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। और H2 और I2 की कैलकुलेट कर चुके हो, कितनी है ये तुम्हारी 3 आई है इसकी भी, और I2 की भी कितनी है 3, तो ये भी 3 और 3 का स्क्वायर कितना आ गया 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है? बात समझ आ गई क्या करना है और क्या गलती नहीं करनी है, तो ध्यान रखना इस चीज का। ओके, तो एक बार आप फिर से देख लेना क्वेश्चन, अगर जिसको नहीं समझा है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जो इनिशियल गिवन है उनको पुट करा, जो कोफिशिएंट है वो माइनस, रिएक्टेंट साइड माइनस में लिखो x के साथ, प्रोडक्ट की तरफ प्लस 2x या प्लस 3 जो भी कोफिशिएंट है उसके साथ प्लस में लिख दो। क्लियर है? और फिर इक्विलिब्रियम में बन जाएगा, दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो यही वैल्यू हमारी इक्विलिब्रियम्स में होती है। इसको इसके साथ ऐड कर दिया तो ये बना, ये ऐड करा तो ये बना, ये ऐड करा तो ये बना। दीज वैल्यूज आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 कह रहा है 1 मोल ऑफ SO3 is placed in 10 लीटर फ्लास्क एट इक्विलिब्रियम 0.6 मोल ऑफ SO2 आर फॉर्म। तो देखो फिर से अब समझ आ गया होगा तुम्हें, इक्विलिब्रियम में बन रहा है इतना, तो डायरेक्टली हम नहीं पुट कर पाएंगे, यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने भी बताया। ठीक है, तो रिएक्शन लिखता हूँ सबसे पहले, 2SO3 क्या हो रहा है, 2SO2 प्लस O2 बन रहा है। ठीक है, तो 1 मोल SO3 का कितना लिया है स्टार्टिंग में 1 मोल, तो डेफिनेटली ये और ये क्या होगा 0 होगा। फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। सेकंड स्टेप में क्या करना है, चेंजेस दिखाने, तो चेंजेस दिखाने के लिए मैंने बोला x लेना है और विद कोफिशिएंट, तो कितना लेंगे 2x, यहाँ क्या लेंगे 2x, और यहाँ क्या लेंगे x लेंगे। अच्छा एक चीज देख लो, सब गैसेस में गिवन है, हाँ ठीक है, सब पता ही है सारी गैसेस ही होती है। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड माइनस ले लेंगे और प्रोडक्ट साइड के ले लेंगे प्लस ले लेंगे, यही बोला गया अभी थोड़ी देर पहले। और इक्विलिब्रियम के लिए क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 1 - 2x, दिस इज योर इक्विलिब्रियम। ये क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये हमारे काम की चीज है। ठीक है,
अब क्वेश्चन में आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, एट इक्विलिब्रियम 0.6 मोल ऑफ SO2 आर फाउंड। तो SO2 कहाँ है, ये है, तो इसका कितना मिल रहा है 0.6, मतलब इस पूरे की वैल्यू 2x की वैल्यू कितनी है 0.6 है। केसी बताना है, तो यहाँ से x निकल आएगा, तो x कितना आएगा 2x, अगर 0.6 होगा तो x कितना आएगा 0.3 आ गया, तो इसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू पता चल गई 0.3, ये 0.3 पता चल गई, और ये कितना होगा 1 माइनस 2 इंटू 0.3 डेट इज 1 माइनस 0.6 0.4, इसकी वैल्यू पता चल गई 0.4। आई बात समझ में इतनी। अब केसी लिख दो, तो केसी लिखोगे इसके लिए क्या बनेगा, SO2 का स्क्वायर O2 डिवाइड बाय SO3 का स्क्वायर। SO2 की वैल्यू कितनी की बने, SO2 की वैल्यू, गलती मत करना 0.3 मत लिखना, ठीक है, गलती कर देते हैं कुछ बच्चे यहाँ पर 0.3 लिखेंगे। SO2 की वैल्यू पूरी की पूरी कितनी है 2x है इक्विलिब्रियम के अंदर, और वो वैल्यू कितनी की बने 0.6, 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा, और O2 कितना की बने आपको निकाल चुके हैं हम 0.3, और SO3 कितना निकाल चुके हैं 0.4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा ना, AB स्क्वायर में AB स्क्वायर में, तो 36 आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा 16 आएगा, और यहाँ से एक पॉइंट से नीचे 10 आ जाएगा, तो कितना आएगा 3/10। आई बात समझ में, यहाँ से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि AB स्क्वायर में तो डायरेक्ट काट लेते हैं, और यहाँ से एक नीचे 10 आ गया, तो अब काट लो इसको, कितना बचेगा 4 से कटेगा, 4 जा 16 हो जाएगा, ये कटेगा क्या 9 से कट जाएगा, 9 4 जा, और कुछ कट रहा है, तो बाकी कुछ नहीं कटता हुआ दिख रहा, तो 9 3 27 डिवाइड बाय 40 लिख दिया, तो 27 4 से काट लो इसको, कितना आ जाएगा 4, 8 सा नहीं होगा, 7 से कम होगा 6 सा हो जाएगा, 24 25 30 27 30 बचेगा भाई, समझ लो ना, मैं 4 से काट रहा हूँ, 10 को एज इट इज रखे रहने दे रहा हूँ, 4 से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सॉरी, कितना आ गया 24, 330 आ गया, तो 7 6.7 डिवाइड बाय 10 इतना आ गया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 0.67 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा, तो 0.67 के अराउंड आंसर दिख ही रहे हैं, तो आपका आंसर रहेगा 0.675, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बात समझ में, क्या करना है, बस ध्यान रखना है, जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये निकालो और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा, ठीक है, सॉल्व वगैरह अपने आप कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। In Haber's process 30 liter of H2 and 30 liter of N2 plus 3H2 to give 2NH3, जानते हो सभी लोग, Haber's process की रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, were taken for reaction which yields only 50% of the expected product। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या मिल रहा है, केवल जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है, देखो यहाँ से इन Haber's process 30 liter of H2 and 30 liter of N2 were taken for the reaction which yields only 50% of the expected product, मतलब जितना मिलना चाहिए उससे कितना मिल रहा है, केवल 50% मिल रहा है। आपको बताना है व्हाट विल द कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिक्सचर इन दैट, तो लास्ट में क्या बचा रहेगा वही आपको बताना है, ठीक है। कटा हुआ जैसा लग रहा है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, जो आपको बचा रहेगा वो आपको बताना है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट लगने वाला है लिमिटिंग रिएजेंट का, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोला गया था, मैंने बोला ही था, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है वो समझो जरा। तो देखो आपसे बोल रहा है इसका 30 लीटर ले रहे हैं और इसका 30 लीटर ले रहे हैं, तब जो अमोनिया बनेगा जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा, उसका कितना परसेंट बन रहा है, 50% बन रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या बचा रहेगा रिएक्शन मिक्सचर्स, रिएक्शन के एंड में क्या क्या कंपोजिशन आपको मिलेगी, क्लियर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं भाई दो कंपोनेंट्स है, तो हमें निकालना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के कुछ स्टेप्स बताए थे मैंने निकालने के, तो स्टेप्स फॉलो करो। तो देखो एक मोल मान लेते हैं, स्टार्टिंग में कुछ नहीं किया तो 1 1 मान लो, तो इसके मोल 1 है, इसके मोल 1 है। अभी हम टू फाइंड
लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाला जाता है वो उसके स्टेप्स का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले जो मोल गिवन होता है वो मोल लिख देते हैं, कुछ नहीं था, मैंने मान लिया इसका भी एक मोल होगा, इसका भी एक मोल होगा। ठीक है, और सेकंड स्टेप क्या होता है, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, देखो रिएक्शन के अंदर 1, तो 1 को 1 से डिवाइड करोगे, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो 1 को 3 से डिवाइड करोगे, हो गया। अब चेक करते हैं कौन छोटा है, तो ये 1 आएगा 1/3, डेफिनेटली ये क्या आएगा, लेस आएगा। आई बात समझ में, मतलब ये क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहाँ से एक चीज पता चल गई कि जो हमारा H2 है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। Lr लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है ये पता होगा आपको, विच कंज्यूम फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, विच कंज्यूम फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में जो पहले खत्म हो जाए उन्हीं को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना समझ आया, स्टेप्स समझ आ गए। सबसे पहले क्या करना होता है, मोल जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो पुट करो, अभी कुछ नहीं कहा था हमने 1 1 मान लिया। और सेकंड स्टेप में क्या करना है, कोफिशिएंट जो होगा उससे डिवाइड करना है और फिर चेक करना है कौन छोटा है। और दूसरी बात, पूरी की पूरी जो रिएक्शन होती है किसके अकॉर्डिंग चलती है, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन चलती है। ठीक है, रिएक्शन पूरी किसके अकॉर्डिंग चलती है, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। तो अब नाइट्रोजन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो रिएक्शन पूरी किसके अकॉर्डिंग चलेगी, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग चलेगी। आई बात समझ में, तो चलो फिर रिएक्शन लिखता हूँ, N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3 हो गया। तो पूरी रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग चलनी है, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो देखो इसके 3 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है, 3 मोल बन रहा है। तो क्वेश्चन में गिवन है इसका 30 लीटर बोल दो, चलो इसको 3 लीटर भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उतना हो जाता है। 30 से कितना बनेगा, क्वेश्चन में 30 बोल रहे हैं ना, 30 लीटर से इसके 3 मोल से 2 मोल, इसके 3 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, तो 30 लीटर से कितना बनेगा, तो मैं x लीटर मान लेता हूँ। हाई वर्सन में, और x लीटर बनेगा तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, याद करो रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखो 30 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, x यहाँ आ जाएगा 30 × 2 / 3, कितना हो जाएगा 10, मतलब x आ गया कितना 20 लीटर्स। मतलब जो अमोनिया आपका बनने वाला है वो 20 लीटर्स बनने वाला है। अमोनिया कितना बनने वाला है, 20 लीटर बनने वाला है। इतनी बात समझ आ गई, जनरल होना चाहिए था। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 20 नहीं बन रहा है, कितना बन रहा है, उसका आधा बन रहा है। ये तो बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 50% एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, उसका 50% हमें मिल रहा है। तो डेफिनेटली x की वैल्यू हमें पता चल गई, या फिर अमोनिया की वैल्यू हमें पता चल गई, कितनी होगी 10 होगी। या फिर चलो और चीजें करता हूँ मैं इसको सॉल्व। इतनी बात समझ आ गई, इसको मिटा देते हैं। तो रिएक्शन लिखते हैं, क्या थी रिएक्शन, N2 + 3H2 टू गिव 2NH3। क्लियर है, तो ये कितना है, सपोज स्टार्टिंग में 30 है, ये 30 है, वो 0 है। हमने अपनी स्टाइल जो अपनी सिखाई मैंने वही यूज करूंगा। 30 माइनस सॉरी ये कितना हो जाएगा -x, ये कितना हो जाएगा -3x, ये कितना हो जाएगा +2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 - x, ये कितना हो जाएगा 30 - 3x, और ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये तो सीखा भी थोड़ी देर पहले हमने कि कैसे लिखते हैं। तो यही हमारे इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन है जो फाइनल बची रहेगी, है ना। तो 2x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना होगा 2x कितना मतलब होना चाहिए 20 होना चाहिए। ये किसके बराबर होगा, अमोनिया कितना होगा 20 होगा ना। पर हम जानते हैं x की वैल्यू कितनी है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची है आपकी, आधी बची है। दैट इज x की वैल्यू आपको पता है कितनी बची है, x की वैल्यू 10 बची है। समझ लो नहीं समझ लो, x कितना होगा यहाँ पर, यहाँ से निकाल दोगे 10 लीटर होगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। तो जो तुम्हारा अमोनिया है वो कितना मिल रहा है तुम्हें, 10 लीटर बन रहा है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50% ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हमें तैयार हो रहा है अमोनिया, ठीक है। अब जो हमारा 10 मिला है वो हम यहाँ रख सकते हैं, मतलब ये जो 2x की वैल्यू है ये पूरी किसके बराबर होगी, यहाँ 10 के बराबर होगी। भाई आखिरकार हमारा x ही तो निकालना टारगेट है ना। अच्छा एक गलती मत करना, ये x और ये वाला x सेम नहीं है, ठीक है। ये x किसके लिए यूज कर रहे हैं, चलो इसको मैं x डैश बोल देता हूँ, कंफ्यूज ना हो ताकि तुम्हें। ये हमने स्पेशली किसके लिए निकाला, अमोनिया के लिए निकाला बाय यूजिंग लिमिटिंग रिएजेंट, कि कितना अमोनिया बनेगा, ठीक है। ये अलग चीज है, हमने निकाल दिया कि 20 लीटर बनेगा। उसके बाद मैंने बोला कि मिल कितना रहा है हमें, 50% मिल रहा है। तो 50% मिल रहा है तो मतलब x डैश की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। पर यहाँ पर ये चेंजेस के लिए x यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमें इसकी वैल्यू पता चल चुकी है 10, वो यहाँ पुट कर देंगे 2x = 10। तो यहाँ से x कितना आएगा 5 आ गया आपका,
आगे बात करने, तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो इसको यहाँ पुट कर सकते हो आप। जैसे x की वैल्यू तुम्हें 5 पता चली, तो इसको यहाँ पुट करोगे तो हाइड्रोजन कितना आएगा, 30 माइनस 3 इंटू 5 पुट करोगे 15, दैट इज कितना बचेगा 15 लीटर्स। और नाइट्रोजन कितना बचेगा 30 माइनस x को 5 पुट करोगे तो कितना बचेगा 25 लीटर। तो आपको नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई 25, हाइड्रोजन की पता चल गई 15, और अमोनिया की पता थी 5 मत बोलना, कितनी पता थी अमोनिया की होगी 10 लीटर। यही आपका आंसर होगा। आपको बतानी है फाइनल कंपोजिशन क्या होगी, अमोनिया की 10, हाइड्रोजन की 15 एंड नाइट्रोजन की 25। ठीक है, आगे बात समझे ना। यहाँ से हमने क्या करा, पहले अमोनिया कितना मिलेगा वो निकाला, कितना मिलेगा 20, पर अब मिलना चाहिए जनरल, पर बोल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50% ही मिल रहे हैं, तो 50% क्या हुआ, इसका 10 हुआ। तो हमने डायरेक्टली अब बोला, जो हमने इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट सीखा था उससे बोला कि जो 2x की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 10 के बराबर होगी। समझ लो, ताकि यहाँ से x निकले और x निकल के फिर हमने इसमें और इसमें सब्स्टिट्यूट करा तो हमारी ये वाली वैल्यूज भी निकल आ गई। आई बात समझ में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलते हैं, अ वेसल कंटेन CO2 विद अ प्रेशर ऑफ 0.5 atm। CO2 कंटेन कर रहे हैं विद अ प्रेशर ऑफ some CO2 is converted into CO on addition of graphite। ठीक है, CO2 था गैस, इसमें कार्बन डाला, मतलब ग्रेफाइट डाला, तो ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है, किसमें कन्वर्ट हो गया है, CO में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इफ टोटल प्रेशर इज 0.8 atm, टोटल प्रेशर बोल दिया आपको क्वेश्चन में, टोटल प्रेशर बोला आपको 0.8, यू हैव टू कैलकुलेट केपी आपको निकालना है। ठीक है, अच्छा अभी तक हम बात कर रहे थे केसी की, तो ये केपी क्या है, तो केपी इज सिमिलर एज केसी। ठीक है, केपी क्या होता है, केसी की तरह होता है, अंतर ये होता है केसी में हम कॉन्सेंट्रेशंस लिखते हैं और केपी में हम प्रेशर्स लिखते हैं। बात समझ आ गई। तो जैसे सपोज A प्लस बी, सी प्लस डी था, ये था आपका बी, ए और सी, ये थी। तो अगर हम केसी लिखते तो केसी के लिए क्या लिखते थे, कॉन्सेंट्रेशन, दिस स्क्वायर ब्रैकेट सिंबलाइज कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे लिखते थे। और अगर केपी लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, प्रेशर्स लिखेंगे। तो प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू पावर डी, सब कुछ सेम होगा, बस कॉन्सेंट्रेशन की जगह ही प्रेशर आ जाता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। तो ये होता है केपी का एक्सप्रेशन, सेम ही है बिल्कुल। और सेम टू सेम इसमें भी हम केवल गैस, मोस्टली तो गैस ही होगा क्योंकि प्रेशर्स की बात करते हैं तो हम गैसेस को कंसिडर करते हैं। तो अगर केपी कब लिखा जाता है ये भी ध्यान रखो, जब पूरे के पूरे गैसेस में होते हैं तब केपी लिखना हमेशा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, ओके। और पूरा काम जैसा केसी में हमने सीखा माइनस एक्स इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, सेम टू सेम काम हम यहाँ केपी में भी करेंगे, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, तो चलो देख लो। तो सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, CO2 प्लस सी, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये गैस में ही है ना, तो बैलेंस रिएक्शन होगी। अब बोल रहे हैं वेसल कंटेन CO2 विद अ प्रेशर ऑफ 0.5, तो इनिशियली कितना गिवन था 0.5 था, उसको हटा देते हैं। और इसको तो लेना नहीं है क्योंकि सॉलिड है, याद करो सॉलिड को लेते ही नहीं है, सॉलिड को लिक्विड को, समझ लो ना, केवल किसको लेना है, गैसेस को और एक्वस को, तो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये इनिशियल 0 होगा, कितना है इसके आगे 1 है तो माइनस एक्स होगा, और ये इसके आगे क्या है 2 है तो क्या होगा प्लस 2x होगा, प्लस 2x होगा। और हम बात अभी किसकी कर रहे हैं, प्रेशर की कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं x की जगह p ले लेता हूं ताकि थोड़ा क्या हो, क्लैरिफाई हो। x मैं कॉन्सेंट्रेशन के लिए लिया, p मैंने किसके लिए लिया, प्रेशर के लिए, पर बिल्कुल सेम टू सेम तरीका, एकदम सेम। आई बात समझ में। इसको अच्छा नहीं लग रहा x भी ले सकता है, x लो p लो, बात एक ही है, पर यहाँ प्रेशर की बात चल रही है इसलिए मैंने इसको x मिटा के p लिख दिया। क्लियर, ओके। तो क्या बनेगा जरा बताओ, तो इक्विलिब्रियम में क्या बनेगा, दोनों को ऐड करते थे, सेम वही चीज जो वहां सीखी थी हमने, यहाँ दोनों को ऐड करते थे। ये हमारी इक्विलिब्रियम की स्टोरी हो गई। ठीक है, अब बोल रहे इक्विलिब्रियम में ये भी प्रेशर होगा, ये भी प्रेशर होगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोले टोटल प्रेशर कितना है 0.8, भाई p निकलेगा तभी तो काम बन पाएगा। तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा आपका, इसके प्लस इसके, तो 0.5 माइनस p प्लस 2p, ये तो होगा। टोटल प्रेशर क्वेश्चन में गिवन है 0.8 इज इक्वल टू 0.5
कितना बचेगा, P बचेगा, 0.5 यहाँ आ गया, 0.8 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू P, तो P कितना आ गया आपका 0.3। ये आपका होगा P की वैल्यू। और जैसे ही P की वैल्यू आएगी तो देखो ये और ये प्रेशर CO का और प्रेशर CO2 का पता चल जाएगा इक्विलिब्रियम में, जो हमें चाहिए होता है। आई बात समझ में, पुट करो यहाँ तो कितना आएगा ये 2 इंटू 0.3, तो ये कितना आ गया 0.6 आ गया, जो मुझे चाहिए है इक्विलिब्रियम में। सिमिलरली यहाँ पुट करा 0.3 को, तो 0.5 माइनस 0.3 कितना आ गया 0.2 आ गया। भाई मेन मेरा ये तो मोटिव है कि इक्विलिब्रियम में प्रेशर पता चल जाए, जैसे पीछे पता मोटिव था मेरा इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाए, है ना। तो P की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करी 2 इंटू 0.3 दैट इज 0.6 आ गई, और P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 0.3, तो 0.5 माइनस 0.3 आपका 0.2 आ गया। क्लियर है इतना, बस अब काम खत्म। अब लगा दो अपना फॉर्मूला। ओके, तो मैं एक बार रिएक्शन को फिर से लिख देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा था। रिएक्शन थी आपके पास CO2 प्लस कार्बन में ग्रेफाइट डाला कार्बन डाइऑक्साइड में, क्या बना था कार्बन मोनोऑक्साइड, बैलेंस करा था। ये गैस था 0.5 था, इसको तो कंसीडर नहीं करना है क्योंकि आपका सॉलिड स्टेट में 0.5 माइनस P, और ये आया था आपका प्लस 2P, है ना 2P। यहाँ पर माइनस P आया था पहले, यहाँ पर क्या आया था 2P आया था, फिर इन दोनों को ऐड करते तो माइनस 0.5 माइनस P और ये 2P आया था। ठीक है, पीछे मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। इसकी वैल्यू आई थी 0.6 और इसकी वैल्यू आई थी 0.2, ये हमने निकाल दिया था। नाउ क्या करना है, हमने Kp निकालना है, तो Kp के लिए पुट कर दो डायरेक्ट फॉर्मूला। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का कोफिशिएंट 2 है तो पावर में चला जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का कोफिशिएंट देखो 1 है तो कुछ नहीं होगा, और कार्बन को तो लेना नहीं क्योंकि ये सॉलिड में है। तो पुट करो वैल्यूज, CO की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर दैट इज 0.6 इंटू 0.6 स्क्वायर हो जाएगा, और CO2 कितना है आपका 0.2 गिवन है। आड़ी बात समझ में, देखो भाई स्क्वायर है ना, ये 0.6 वैल्यू पुट करी हमने, स्क्वायर है तो इसको सॉल्व करोगे 0.6 इंटू 0.6 डिवाइड बाय 0.2 कितना होगा 3 जा, और 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 1.8, तो आपका आंसर हो जाएगा A दैट इज 1.8। क्लियर? ओके, सो लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या बोलता है, क्वेश्चन 10 बोलता है कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, दो रिएक्शन गिवन है आपको, उससे आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है CO का। तो पहली रिएक्शन क्या है CaCO3 सॉलिड टू गिव CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है, इसका आपको Kp गिवन है 8 इंटू 10 की पावर -2, और दूसरी रिएक्शन आपके पास CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड गिव्स 2CO गैस, और इसका Kp आपको गिवन है कितना 2। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले चलो Kp लिखो इसके लिए Kp लिखोगे क्या आएगा, तो देखो इसको नहीं लिखोगे क्योंकि सॉलिड में है, इसको भी एक्सप्रेशन में नहीं लिखोगे क्योंकि सॉलिड में है, केवल ये लिखोगे तो क्या आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आएगा। आई बात समझ में, और Kp की वैल्यू कितनी गिवन है सब्स्टिट्यूट करो तो 8 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो तुम कह सकते हो जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो कितना होगा 8 इंटू 10 की पावर -2 ही होगा, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं। अब Kp इसके लिए एक्सप्रेशन पुट करो, तो इसमें क्या नहीं लिखोगे, देखो ये नहीं लिखोगे क्योंकि ये सॉलिड में गिवन है। यही बार बार बोलता जा रहा हूँ, जो सॉलिड और लिक्विड में होता है उसको नहीं लिखते हैं एक्सप्रेशन के टाइम। क्या लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, और देखो कोफिशिएंट है 2 तो पावर में चले जाएगा, तो स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लिख दोगे। आया बात समझ में? आपको निकालना पार्शियल प्रेशर ऑफ CO है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा P CO का स्क्वायर इज इक्वल टू Kp इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो P CO2 हो गया। आई बात समझ में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। Kp आपको क्वेश्चन में गिवन है, मतलब इस रिएक्शन का गिवन है कितना 2, और P CO2 ऑलरेडी तुम कैलकुलेट कर चुके हो फर्स्ट रिएक्शन के से कितना आया था 8 इंटू 10 की पावर -2, तो कितना आ जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -2 आ गया। क्लियर है? तो इसको मिटा देते हैं, तो ये आपका आ गया 16 इंटू 10 की पावर -2, पर तुम्हें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। ये अभी जो आया स्क्वायर में आया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर आपका आया 16 इंटू 10 की पावर -2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO क्या आएगा जरा बताओ, अंडर रूट हो जाएगा रूट ऑफ 16 इंटू 10 की पावर -2 दैट इज रूट बाहर जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -1 या फिर 0.4, तो 0. अच्छा ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका
0.4 आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CU। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 के अंदर हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे हमने देखा केसी क्या कैसे निकालते हैं, केपी कैसे निकालते हैं, पूरा सेम ही है, जैसा केसी होता है वैसे ही केपी होता है। ठीक है, अंतर कुछ नहीं है, अंतर बस यहाँ P लिखते हैं दैट इज प्रेशर, वहाँ कॉन्सेंट्रेशन दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं केसी के एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, और चेंजेस कैसे निकाले जाते हैं -x -2x करके, वो भी सिखा दिया। क्लियर है, तो ध्यान रखो। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं पार्ट 2 के साथ 10 मोर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।